देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। विकासनगर में घर में आग लगने से 4 बच्चों की मौत मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। देहरादून के डीएम ने त्यूणी के तहसील और पटवारी को निलंबित कर दिया है। एसडीएम त्यूणी ने दोनों पर कार्रवाई की सिफारिश की थी, जिसके बाद डीएम ने एक्शन लिया है और निलंबित किए गए तहसीलदार का नाम रूप सिंह और पटवारी का नाम श्याम सिंह तोमर है। उधर इस मामले में रजिस्ट्रार कानूनगो का तबादला भी किया गया है। इस मामले में नायब तहसीलदार पहले ही सस्पेंड किया जा चुके हैं, मगर बड़ा सवाल यह है कि क्या इन निलंबन से उन परिवार के घाव बढ़ जाएंगे जिनके 4 मासूम बच्चे अधिकारियों की लापरवाही के चलते हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अगर समय रहते सरकारी मदद मिल जाती तो शायद वो 4 मासूम बच्चे आज जिंदा होते। विकासनगर का पूरा मामला, आगजनी में 4 बच्चों की मौत हुई थी, जिसके बाद अब कार्रवाई की गई है इस पूरे मामले में। विक्रम फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रम, कई अधिकारियों पर गाज गिरी है इस मामले के बाद में, क्या अपडेट है? आयुष, आपको बताना चाहूंगा कि नायब तहसीलदार को तो तत्काल सस्पेंड कर दिया गया था। आज जो खबर आई है वो ये है कि तहसीलदार को भी इस लापरवाही से सस्पेंड कर दिया कि वो उस दिन बगैर बताए गायब थे घटना के दिन। और जो क्षेत्रीय पटवारी है उनको भी सस्पेंड कर दिया है। जब जिलाधिकारी महोदय गई, जब उनसे लोगों ने शिकायत की कि पटवारी जी हमें ना तो समय पे मिलते हैं और ना ही ये यहाँ रहते हैं, तहसीलदार को इसलिए सस्पेंड किया गया कि उस दिन वो बगैर बताए ऑन ड्यूटी कहीं गायब थे, इसलिए सस्पेंड कर दिया गया। तो इसकी बाकायदा एसडीएम ने जो है डीएम को संस्तुति भेजी कि इनको जो है सस्पेंड किया जाए। और लापरवाही तो हुई है, जाहिर सी बात है लापरवाही हुई है, नहीं तो जान बच सकती थी। जी चलिए, बिल्कुल विक्रम, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इधर हल्द्वानी जेल में 44 कैदी एचआईवी संक्रमित मिले हैं, जिनमें एक महिला कैदी भी शामिल है। एक साथ 44 कैदियों के एचआईवी संक्रमित मिलने पर जेल के अंदर हड़कंप मच गया है। इन सभी कैदियों का हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जेल में एचआईवी संक्रमित कैदियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चिकित्सकों की माने तो एचआईवी संक्रमित मिले अधिकतर कैदी ड्रग एडिक्ट हैं। टीम है वो महीने में 2 बार वहाँ पे जाती है। हमारे काउंसलर जाते हैं, लैब टेक्नीशियन जाते हैं, जो वहाँ पे कैदियों को स्क्रीनिंग करते हैं। जो पॉजिटिव आते हैं उनको वहीं पे समुचित इलाज और काउंसलिंग की जाती है उनकी। तो हमारा एक रूटीन प्रोसेस है। वहाँ जो जिस मरीज को भर्ती होने की ज़रूरत है उसको वहाँ के जो फार्मासिस्ट और डॉक्टर हैं वो रेफ़र करते हैं, उनको एडमिट किया जाके एडमिट करके उनका इलाज किया जाता है। रूटीनली वहाँ पे स्क्रीनिंग की जाती है, ट्रीटमेंट उनका वहीं पे स्टार्ट कर दिया जाता है। जेल के अंदर ही टीम यहाँ से जाती है हमारे पास। और चलिए, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए अंकित शाह हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, 44 कैदी एक साथ एचआईवी संक्रमित अब अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, अब क्या जेल में और जांच की जा रही है? देखिए, आपको बताते कि कुमाऊं की सबसे बड़ी जेल हल्द्वानी में 44 कैदियों को एचआईवी पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। और जैसे ये पुष्टि हुई है तो प्रशासन में हड़कंप मच गया है और आनंद फानन में कैदियों को सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और यह पूरी प्रक्रिया, क्योंकि रूटीन प्रक्रिया होती है, रूटीन चेकअप होता है, तो चेकअप के बाद पता लगा कि 44 कैदियों को लगभग वहाँ पर एचआईवी पॉजिटिव है। वहीं शासन भी अलर्ट हो गया है, चिकित्सा विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है, निगरानी पे है। सभी मरीज जो वहाँ एडमिट है सभी निगरानी पे है, उनकी जांचें चल रही है और आगे किस तरह की दिक्कतें ना हो या ऐसी असुविधा ना हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, जेल विभाग अलर्ट है और लगातार मॉनिटरिंग यहाँ पर की जा रही है। और जो कैदी हैं, लगभग 1600 से ज़्यादा कैदी वहाँ पर हैं और उनका भी ट्रीटमेंट हो रहा है, उनका भी एक बार जांच हो रही है कि ऐसी व्यवस्था जो आई है, जो इस तरह से एचआईवी पॉजिटिव के बड़े हैं, जो केसेस बड़े हैं, तो और में तो पुष्टि नहीं हुई है, इनको का ट्रीटमेंट की जा रहा है, उन सबकी भी जाँच हो रही है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद अंकित तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो हल्द्वानी जेल का ये पूरा मामला, 44 कैदी एक साथ एचआईवी संक्रमित मिले हैं। इधर गर्मी बढ़ने के साथ ही उत्तराखंड के तमाम पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की भीड़ नजर आ रही है। नैनीताल में तमाम होटल पैक हो गए हैं। इसके साथ ही शहर में जहां जहां पर भी पार्किंग है वो भी फुल नजर आ रही है। शहर में ज्यादातर पार्किंग नहीं होने से गाड़ियों को रूसी बाईपास पर ही रोका जा रहा है। वहां से शटल सेवा के जरिए सैलानियों को नैनीताल में लाया जा रहा है। नैनीताल के अलावा आसपास मुक्तेश्वर, रामगढ़, भीमताल, सातताल, पंगुट और कैंची धाम से भी बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। It is also awesome and वैसे देहरादून से मैं टाइगर गाँव से है, सो चिल करने के लिए वीकेंड एंड समर्स। कैसा लग रहा है ओवरऑल अगर हम देखें तो? बहुत बढ़िया, अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कल हम लोग आए और कैंची धाम गए, पहले सबसे पहले बाबा जी के दर्शन किए, फिर आज अभी माल रोड के लिए हम लोग निकले हैं। अच्छा लग रहा है।
तो नैनीताल के साथ साथ मसूरी में भी सैलानियों की अच्छी खासी भीड़ है। गर्मी बढ़ गई है और इस बीच सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, जिससे होटल कारोबारी भी खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि फिलहाल मसूरी में मॉल रोड पर करीब 7 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण का काम जारी है, जिससे पर्यटकों को मॉल रोड पर घूमने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर मसूरी में लगातार लग रहे जाम से भी लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैंट मसूरी में काफ़ी पैक रहा, काफ़ी संख्या में यहाँ पे पर्यटक आए। सर्वप्रथम हमें बहुत खुशी है कि यहाँ पे इतने ज़्यादा पर्यटक आए, हम सभी का स्वागत करते हैं। और साथ में ये एक तरीके से कह सकते हैं कि सीज़न का लिटमस पेपर टेस्ट था, जिसमें देखा गया कि लिटमस पेपर कह लीजिए या टेलर कह लीजिए। और अभी क्योंकि अभी तो सीज़न स्टार्ट होना है और बहुत ज़्यादा रश, हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि इस साल पर्यटक भी ज़्यादा से ज़्यादा आए। रुद्रप्रयाग जिले के बॉर्डर पर चिरबिटिया कस्बा बसा हुआ है और इस स्थल को चारधाम यात्रा का मुख्य पड़ाव भी कहा जाता है। गंगोत्री और यमुनोत्री से आने के बाद तीर्थयात्री यहीं से होकर गुजरते हैं। चिरबिटिया बेहद ही खूबसूरत प्राकृतिक स्थल है शीतकाल में, जहां पर्यटक यहां बर्फ का दीदार करने पहुंचते हैं। बावजूद इसके इस स्थल के विकास पर जोर नहीं दिया जा रहा। लोगों का कहना है कि चिरबिटिया मूलभूत सुविधाओं की यहां पर कमी है और यहां पर यात्रियों और पर्यटकों की जरूरी सुविधाओं की कमी है, जिस वजह से यहां का पर्यटन कारोबार ऊपर नहीं बढ़ पाया है। और यहां पर सबसे ज्यादा समस्या पानी की है। यमुनोत्री धाम की यात्रा को शुरू होने में अब महज 13 दिन का समय बाकी है। यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल, डीएम अभिषेक रुहेला और एसपी अर्पण यदुवंशी ने निरीक्षण किया। इस दौरान यात्रा मार्ग की स्थिति और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया गया। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर डेंजर जोन डबरकोट पे पुलिस बल और एसडीआरएफ नियुक्त करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं, जबकि डीएम ने अधिकारियों को निर्माण काम जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। कोई भी तैयारी नहीं दिख रही है, पर आज हर एक अधिकारी को ये कह दिया गया है, चाहे पीडब्ल्यूडी के हैं, चाहे एनएच के हैं, चाहे जिला पंचायत के हैं, कि आप 18 तारीख तक डे टू डे वर्किंग जो भी हो रहा है, जो भी कार्य हो रहा है, उसको हमें अपडेट करेंगे। और अगर किसी भी अधिकारी के द्वारा कार्य में लापरवाही बरती जाएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जानकी चट्टी आए हैं यात्रा व्यवस्थाओं की गति को देखने के लिए, तो कार्य अभी गतिमान है। और कुछ चूँकि अब समय कम बचा है और पिछले कुछ दिनों में कार्य की गति में कुछ वर्षा के कारण गति में धीमापन भी आया है, तो इसलिए विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि मैन पावर को बढ़ाएं, अधिक लोगों को लगाकर और डबल शिफ्ट में काम करते हुए समस्त तैयारियों को पूरा करें। तो 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, मगर इस बार सरकार यात्रा के लिए पंजीकरण व्यवस्था सरकार ने लागू की है। उत्तरकाशी के व्यापारियों का कहना है कि पंजीकरण व्यवस्था लागू होने की वजह से इस बार तीर्थ यात्रियों का रुझान कम है। व्यापारियों का ये भी कहना है कि अभी तक होटल्स में सिर्फ 30% बुकिंग ही पूर्ण हो पाई है, जबकि 70 होटलों की बुकिंग खाली है। सरकार के द्वारा जो एक काला कानून थोप लिया गया है इस चारधाम यात्रा के ऊपर, और उस चारधाम यात्रा का हर्ष क्या हो गया कि जिस सूचना विभाग के कैलेंडर पर जो उत्तराखंड का एक जो है एक जो कैलेंडर है, उस कैलेंडर में ये दोनों धाम उड़ा रखे हैं। सारे धाम में जो 100% से ऊपर जिसमें बुकिंग होती थी, आज वो 50% से नीचे जा रहे हैं। उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये हमारी उत्तराखंड सरकार है। प्रशासन की जो एक सिस्टम होता है वो आपको नहीं करना था, तो आपने यात्रियों को क्यों रोक दिया है? उसके बाद आपने जिस तरह से पर्यटन को प्रचार प्रसार करने के लिए आपने जो एक से एक जो आप कार्य करते हैं, उसमें कहीं पर भी चार धाम को आपने आगे नहीं बढ़ाया है। 25 अप्रैल से शुरू होने जा रही केदारनाथ धाम की यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही है, मगर केदारनाथ यात्रा पैदल मार्ग पर अभी भी बड़े बड़े ग्लेशियर्स जमे हुए हैं, जिन्हें साफ करने का काम जारी है। पैदल मार्ग पर कई स्थानों पर 15 फीट से भी बड़े ग्लेशियर बने हैं और इन ग्लेशियर्स को काटकर धाम तक रास्ता तैयार किया गया है, मगर अभी भी केदारनाथ धाम में मौसम खराब हो रहा है, जिससे यात्रियों की तैयारियां बाधित हो रही है। 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, जबकि 21 अप्रैल को बाबा केदार की डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ से केदारनाथ धाम के लिए रवाना होगी। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से जो लगातार मजदूर हैं वो बर्फ हटाने के काम में लगे हुए हैं और ये मुख्य मार्ग है जहां केदारनाथ धाम तक ये रास्ता पहुंचाता है, लेकिन लगातार बर्फबारी हो रही है, जिस वजह से जो तैयारियां हैं उनमें ये बर्फबारी बाधा पैदा कर रही है। और देखिए तमाम मजदूरों को लगाया गया है। 25 तारीख से केदारनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत होनी है, लेकिन उससे पहले की तस्वीरें आप देखिए, बड़े बड़े जो ग्लेशियर्स हैं वो अब बाधा उत्पन्न कर रहे हैं,
यात्रा मार्ग पर और लगातार जो मजदूर हैं वो काम में लगे हुए हैं इस बर्फ को हटाने में। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें और किस तरीके से लगातार बर्फबारी होने की वजह से कई फीट जो बर्फ है वो इस यात्रा मार्ग पर जमी हुई है। तो केदारनाथ हेली सेवा के लिए पहले ही दिन पूरे महीने की बुकिंग फुल हो गई है। 6 घंटे के भीतर ही ये बुकिंग फुल हो गई है। इस बार IRCTC को हेली सेवा के टिकटों की बुकिंग की जिम्मेदारी दी गई है। गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा से केदारनाथ के लिए हेली सेवाएं शुरू की गई है। आपको बता दें कि 25 अप्रैल से बाबा केदार के कपाट खुलेंगे, जिसके बाद केदारनाथ धाम की यात्रा शुरुआत इसकी हो जाएगी। केदारनाथ हेली सेवा के लिए पहले ही दिन जैसे ही ऑनलाइन बुकिंग के स्लॉट खोले गए, पूरे महीने तक के बुकिंग फुल हो गई। यानी कि अब 30 अप्रैल के बाद ही आप केदारनाथ हेली सेवा के लिए बुकिंग करा सकेंगे। पहले ही दिन स्लॉट खुलते ही 6200 से अधिक लोगों ने केदारनाथ हेली सेवा के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग फुल करा दी है। अभी आपको 30 अप्रैल का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही केदारनाथ हेली सेवा के लिए आगे की बुकिंग खोली जाएंगी। केदारनाथ के लिए गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा, इन 3 जगहों से हेली सेवा संचालित होनी है। और इसके साथ ही साथ इस बार जो हेली सेवा के लिए ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए रेलवे को जिम्मेदारी दी गई है। यानी कि आप जब भी केदारनाथ के लिए हेली सेवा बुकिंग कराएं तो आप heliyatra.irctc.co.in वेबसाइट से ही अपना पंजीकरण कराएं, क्योंकि पिछले बार की यात्रा को अगर देखें तो 50 से अधिक शिकायतें पुलिस को आई थी, जिसमें हेली सेवा को लेकर फ्रॉड हुआ था। तो ऐसे में आप इसी वेबसाइट पर जाकर अपने टिकट बुक करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जैसे ही पहले दिन स्लॉट खुले और हेली सेवा के टिकट बुक हो गए, इससे माना जा रहा है कि केदारनाथ यात्रा में इस बार भी रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंतुरा, ABP गंगा, देहरादून। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने हरिहर आश्रम में आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद सीएम धामी डाम कोठी विकास कामों की समीक्षा करने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी जिले के अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री धामी 2:45 पर रुड़की के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अवैध बाजारों पर दिए गए बयान का संत समाज ने स्वागत किया है। हरिद्वार के संतों का कहना है कि सरकार का ये कदम सराहनीय है, क्योंकि देवभूमि में ऐसी चीजों को कोई जगह नहीं है। उधर सांसद साक्षी महाराज भी मुख्यमंत्री के कदम के स्वागत करते नजर आए। जो आदेश दिया है या निर्णय लिया है शासन के द्वारा, वो सराहनीय कदम है। भारत में कहीं भी अतिक्रमण किसी धर्म के द्वारा अगर होता है तो वो निंदनीय है। उत्तराखंड अपने आप में एक देवभूमि है और राष्ट्रीय जो पार्क है हमारा, वन विभाग का जो है, जीव जंतु जिसमें रहते हैं, वहाँ अगर कोई मंदिर या मजार या दूसरा कोई ढांचा खड़ा करता है तो उसको तत्काल वन विभाग को हटाना चाहिए। अगर उसमें कोई चीज़ ऐसी आ रही है सामाजिक विद्वेष फैलाने की या समाज में कोई भी विघटन होने की कार्रवाई, तो पुलिस को उस पर सख्ती से निपटना चाहिए। मुझे लगता है देर से उठाया हुआ एक बहुत ही अच्छा स्तुत्य कार्य है। अवैध कार्य, अवैध मजार या अवैध जो कुछ भी है वो राष्ट्र से हटना ही चाहिए। सरकार चिन्हित करेगी अवैध क्या क्या है और अवैध को हटाने का अगर संकल्प सरकार ने लिया है तो मैं हृदय की गहराई से धामी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। उत्तराखंड में कांग्रेस ने अपने प्रवक्ताओं के लिए फरमान जारी किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा है कि पार्टी संगठन ने ये फैसला लिया है कि लव जिहाद जैसे मुद्दों पर कोई भी प्रवक्ता टीवी डिबेट्स में भाग नहीं लेगा। मारा का कहना है कि उत्तराखंड कांग्रेस किसी भी धर्म जाति से जुड़े मुद्दों पर टीवी डिबेट में शामिल नहीं होगी। आज भी मेरे देहरादून के आसपास ही कई देवी के ऐसे मंदिर हैं जो जंगलों में हैं और वहाँ दिन भर भंडारे चलते हैं। सरकार उस पर क्या कहना चाहती, मैं उनका वक्तव्य जानना चाहता हूँ, क्योंकि आस्था, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले की आस्था होती है, ईश्वर एक होता है और हमको उस ईश्वर पर भरोसा है। और इसीलिए आज मेरे हिंदू मुस्लिम की डिबेट्स में जाने से अपने प्रवक्ताओं को मना किया। इधर रुद्रपुर पुलिस ने चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने इस गैंग के कब्जे से चोरी किए गए 1 करोड़ के माल की बरामदगी की है। रुद्रपुर से झारखंड जा रहे 60 लाख कीमत के 250 टायरों को ट्रक के साथ चोरी कर लिया गया था।
चोरों की तलाश में पुलिस टीम ने 4 राज्यों में दबिश दी और करीब 800 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली गई, जिसके बाद ही इन चोरों की गिरफ्तारी संभव हो पाई है। इनसे पूछताछ के बाद उत्तर प्रदेश के अमरोहा क्षेत्र से एक गोदाम से चोरी किए गए 60 लाख कीमत के 248 टायर भी बरामद किए गए। इधर कानपुर के मथाना गांव में 24 लाख रुपए की बजट से अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है, मगर अमृत सरोवर का निर्माण अधर में लटक गया है। ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि अमृत सरोवर के नाम पर सरकारी रकम को ठिकाने लगाया गया है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि जिस जगह पर अमृत सरोवर बनाने की बात कही जा रही है, वहां पर कोई काम नजर ही नहीं आ रहा। अभी भी वहां पर तालाब नजर नहीं आता है। एसडीएम मामले की जांच कर रहे हैं। उसमें जितने का बोर्ड लगा उतनी धनराशि उस पर खर्च नहीं की गई और लोगों का ये भी कहना था कि प्रॉपर उसका जो सौंदर्यीकरण होना था वो नहीं हो पाया। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी को जांच करने और साथ ही उसमें जो भी कमियां हैं उसको पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया और अभी दोनों प्रार्थना पत्र जांच हेतु कार्रवाई के लिए दिया गया और इसकी पुनः समीक्षा की। वहीं टिहरी झील में नए बोटिंग पॉइंट शुरू करने का काम सर्वे तक सीमित रह गया है। 42 वर्ग किलोमीटर में फैली टिहरी बांध की झील में बोटिंग गतिविधियों का संचालन करते हुए 1 दशक से अधिक का समय हो गया है, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन कोठी कॉलोनी के अलावा दूसरा बोटिंग पॉइंट शुरू नहीं कर पाया है, जबकि टिहरी बांध की झील में हजारों युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है। सर्वे किया जाना है, इसमें कोटेश्वर झील का भी हम सोच रहे हैं कि कोटेश्वर झील पीपल डाली और साइट कैसे नए उनका शुरुआत किया जा सकता है। हमारे स्वदेश दर्शन के जो ब्लॉगर्स हैं तो वो भी वहाँ पे स्थित हैं, तो इस पर भी थोड़ा एक रिपोर्ट की ज़रूरत है कि क्या ये क्या। आगे बढ़ेंगे। रुड़की सिविल अस्पताल में डॉक्टरों की कमी मरीजों पर भारी पड़ रही है। अस्पताल से मार्च महीने में 5 डॉक्टर्स का अनुबंध समाप्त होने से परेशानी बढ़ी हुई है। स्टाफ की कमी की वजह से मरीजों को काफी दिक्कत होती है। अस्पताल में 1 महीने से रेडियोलॉजिस्ट नहीं होने से अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहे हैं, जिससे गर्भवती महिलाओं को बाहरी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। वहीं अस्पताल में बने आईसीयू वार्ड में 1 साल से स्टाफ नहीं होने से वार्ड पर ताला लटका हुआ है। अस्पताल के सीएमएस संजय कंसल ने कहा कि डॉक्टर्स की कमी को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को कई बार पत्र भेजा जा चुका है। 2200-2300 स्टाफ नर्सों की जो भर्ती की प्रक्रिया चालू है उसके अंदर उसे पूर्ण करते ही हमें स्टाफ मिल जाएगा और इसके बाद हम इसको आईसीयू को जल्द ही चालू करते हैं। स्टाफ की तो ऐसे बहुत कमी तो नहीं है, जो जनरल वार्ड है हमारा वहाँ तो सब पर्याप्त मात्रा में स्टाफ है, लेकिन हाँ आईसीयू के लिए जो स्पेशलाइज्ड स्टाफ चाहिए उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान। इधर कोटद्वार में बसों की संख्या में कमी को देखते हुए GMOU ने 5 रूटों पर नई टैक्सी सेवाएं शुरू कर दी है। टैक्सी सेवाएं त्रिपाली स्टैंड, बिकड़ीखाल, पाबो, पोखड़ा और संगलाकोटी कोलाघाट रूट पर शुरू की गई है। साथ ही साथ डाडा नागराज के लिए भी 10 सीटर टैक्सी सेवा शुरू कर दी गई है और भविष्य में 50 टैक्सी बढ़ाने की भी संभावना है। इस समय 7-8 सर्विस जो है लग चुकी है और अभी पर डे के हिसाब से 1 गाड़ी रोज की कंपनी में लग रही है और जिन रूटों में जो बंद थे वो रूट इस समय लोगों को जो है बड़ी सुविधा मिल रही है और लोग जो है जगह जगह से फोन भी आ रहे हैं कि बधाई दे रहे हैं कि आप हमने जो व्यवस्था की है बहुत अच्छी व्यवस्था की है और ये कंपनी के नियंत्रण में जो गाड़ियाँ रहेंगी वो तो उसको यात्रियों को कोई शिकायत भी नहीं होगी और सुविधा बहुत अच्छी मिलेगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।